बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सुमैया जाहिदी और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सोशल सिक्योरिटी के साथ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाए। बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के साथ जो वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन है वो इदारा करवाता है जहां पर कि वो वर्कर काम कर रहा हो। तमाम ऐसे इदारे जो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं वो इस चीज के लिए बाउंड हैं कि अपने पास काम करने वाले तमाम वर्कर्स, चाहे वो इदारे ने खुद हायर किए हो या किसी थर्ड पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के थ्रू हायर किए गए हो, चाहे वो जिस मर्जी नेचर ऑफ जॉब में हो, कोई मैनुअल काम करते हो या कोई कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हो, आया वो कोई अप्रेंटिस ही क्यों ना हो, इदारा इस चीज के लिए बाउंड है कि अपने पास काम करने वाले तमाम वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर करवाए। मजीद इसमें सोशल सिक्योरिटी की तरफ से वर्कर की माहाना तनख्वाह की एक अपर सीलिंग डिसाइड कर दी गई है, जो कि आजकल 22,000 रुपये है। तो तमाम वर्कर्स जो मैक्सिमम 22,000 तक तनख्वाह जो है वो हासिल कर रहे हैं, इदारा उन तमाम वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर करवाने के लिए पाबंद है। मजीद इसकी रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है वो ये होता है कि जब भी किसी वर्कर की किसी इदारे में हायरिंग हो रही होती है, जब कोई वर्कर किसी इदारे में भर्ती हो रहा होता है, तो उस भर्ती के प्रोसेस में ही वर्कर का एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें बेसिकली ये चीज चेक की जाती है कि आइदर ये जो पर्सन है ये मेडिकली फिट है, यानी वो जॉब के लिए काम करने के लिए काबिल है, या फिर वो मेडिकली अनफिट है, मींस उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है जिसकी बिना पे वो ये जॉब नहीं कर सकता। तो ये जो मेडिकल टेस्ट है ये बेसिकली अगर आपके इदारे के तहत कोई सोशल सिक्योरिटी की डिस्पेंसरी कायम की गई है, तो उस डिस्पेंसरी में जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ये टेस्ट करेगा। और अगर आपके इदारे के तहत कोई डिस्पेंसरी नहीं कायम की गई, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका करीबी जो भी सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल है, वहां का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ये टेस्ट करेगा और एक मेडिकल फिटनेस फॉर्म पे ये चीज प्रिस्क्राइब कर देगा कि आइदर ये जो पर्सन है ये जॉब के लिए मेडिकली फिट है या फिर वो अनफिट है। अच्छा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का एक सैंपल मैं आपके साथ आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर कर लेती हूँ। आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। यहाँ पे मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले तो नेम जो है यहाँ पे उस वर्कर का नाम आ जाएगा, उस बेसिकली पर्सन का नाम आ जाएगा जिसकी के हायरिंग का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे वर्कर के वालिद का नाम, या इन केस फीमेल वर्कर है तो उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे आ जाएगा। वर्कर की डेट ऑफ बर्थ, वर्कर का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, नेम ऑफ स्टेब्लिशमेंट पे उस इदारे का नाम आ जाएगा जहाँ पर के उस वर्कर की हायरिंग हो रही है, और एड्रेस में वर्कर का जो भी मौजूदा एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली ये जो सेकंड पोर्शन है इस फॉर्म का, मेडिकल एग्जामिनेशन वाला पोर्शन, यहाँ पे वो डॉक्टर इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि आइदर जो ये पर्सन है ये मेडिकली फिट है या अनफिट है। तो अगर तो आफ्टर टेस्ट वो वर्कर मेडिकली अनफिट होता है तो अनफिट वाले पोर्शन को डॉक्टर जो है वो टिक कर देते हैं, और अगर वो मेडिकली फिट है तो वो उसको इस फॉर्म पे फिट डिक्लेयर कर देते हैं। एक चीज यहाँ पे आप अपने माइंड में रखें कि ये जरूरी है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से ये जो फॉर्म है ये साइन एंड स्टैंप लाजमी हो। अगर आप इस पे मेडिकल प्रैक्टिशनर के साइन करवा लेते हैं और स्टैंप नहीं करवाते तो भी ये जो फॉर्म है ये किसी काम का नहीं है। लिहाजा आप इस चीज को इंश्योर कर लें कि आपका फॉर्म जो है वो प्रॉपरली फिल्ड है, उस पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर भी मौजूद हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर और स्टैंप भी मौजूद हैं। अच्छा, अब अगर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर देता है, तो इस सूरत में आपकी जो भर्ती का प्रोसेस चल रहा है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मेडिकली अनफिट जो पर्सन है वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होता। और इन केस अगर आपको मेडिकली फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सबसे पहले तो आपका जो भी भर्ती का प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने करना ये है कि आपका जो असल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो लेकर आपने अपने उस इदारे के उस ऑफिसर के पास जाना है जो कि सोशल सिक्योरिटी के साथ डील करता है। वहां से आपको R2 फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म की बेसिस पे बेसिकली वर्कर की सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन होती है। इस फॉर्म की बेसिस पे वर्कर को R5 कार्ड यानी कि सोशल सिक्योरिटी मेडिकल कार्ड अलॉट किया जाता है,
और उस कार्ड की बिना पे वर्कर या उसके ज़ेरे कफालत जो भी लोग हैं वो सोशल सिक्योरिटी के तहत हर वो बेनिफिट जिसके लिए कि वो एलिजिबल हैं वो हासिल करने के हकदार होते हैं। अच्छा, R2 फॉर्म का एक फॉर्मेट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा R2 फॉर्म। इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो वर्कर का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वर्कर का नाम, उसकी वल्दियत, वर्कर की तारीख पैदाइश, सनत या इदारे के नाम में उस इदारे का नाम आ जाएगा जिसमें कि उस वर्कर की भर्ती हुई है। तारीख मुलाजमत में जो भी वर्कर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी तारीख मुलाजमत होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। वर्कर का ओहदा, नोयत मुलाजमत में ये चीज़ आ जाएगी कि इधर जो वो वर्कर है वो कोई मुस्तकिल मुलाजिम है, कोई आर्जी वर्कर है या कोई सीजनल कैटेगरी में वो आता है। सेक्शन में उस सेक्शन का नाम आ जाएगा, अपने डिपार्टमेंट में जिस भी सेक्शन में वर्कर काम कर रहा होगा। फैक्ट्री के नंबर में आपके इदारे का जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं यहाँ पे वो आ जाएंगी। इसके बाद वर्कर की इज़्ज़वाजी हैसियत के आया वो जो वर्कर है वो शादीशुदा है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। और जोजा या शौहर के नाम में अगर तो वो मेल वर्कर है तो उसकी वाइफ का नाम आ जाएगा, और अगर वो फीमेल वर्कर है तो उसके शौहर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और इधर पते, मुस्तकिल पते में वर्कर का जो भी परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड जो इस फॉर्म का पोर्शन है वो आ जाता है कवायद ज़ेरे कफालत अफराद। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वर्कर के जो भी लाइक एलिजिबल ज़ेरे कफालत लोग हैं वो अगर तो वो मेल वर्कर है तो उसके वालिदैन और उसके बीवी और बच्चे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर वो फीमेल वर्कर है तो इस सूरत में उसके बच्चों का नाम सिर्फ इसमें दर्ज हो सकता है। अच्छा, यहाँ मजीद एक चीज ये है कि फीमेल वर्कर अगर अपने वालदेन का नाम इस कार्ड पे लिखवाना चाहती है तो सिर्फ एक सूरत ऐसी है जिस सूरत में वो अपने वालदेन का नाम इसमें लिखवा सकती है, और वो ये है कि आया उस फीमेल वर्कर का कोई भाई नहीं है, और अगर कोई भाई है तो वो उम्र में इतना छोटा है कि वो अपनी वालदेन की कफालत नहीं कर सकता। और इस सूरत में उस फीमेल वर्कर को किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ये चीज, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके प्रूफ भी करनी पड़ेगी कि उसका जो भाई है वो इतना लाइक कम उम्र है या जो भाई है वो है ही नहीं। इसके बाद थर्ड पोर्शन जो इस फॉर्म का आ जाता है, यहाँ पे उस डिस्पेंसरी का नाम आ जाएगा जिस डिस्पेंसरी के तहत आप बेसिकली इलाज जो है वो करवाना चाहते हैं। आया वो डिस्पेंसरी जो है वो इदारे के तहत कायम की गई है या आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके करीब जो है मौजूद है। वर्कर के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उसका अंगूठा या सिग्नेचर जो भी वर्कर करता है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अपने इदारे का जो भी सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप वालदेन का नाम अपने कार्ड पे एंटर करवाना चाहते हैं तो एक एफिडेविट अटैच होता है जिसका फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे वर्कर का नाम, वर्कर की वल्दियत, अगर फीमेल वर्कर है तो उसके जो भी हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। वर्कर का खाता नंबर, मतलब वो अपने इदारे में किस डिपार्टमेंट वगैरह में काम करता है उसकी तफसील यहाँ पे आ जाएगी। वर्कर का पास नंबर, मतलब उसके इदारे में उसका जो भी एम्प्लॉय आईडी वगैरह है वो यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद उस इदारे का नाम जहाँ पर कि वो वर्कर काम कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगी। इससे नीचे आपको दो कॉलम्स जो हो रहे हैं, यहाँ पे वर्कर के वालिदैन का नाम, उनकी उम्र, अगर उनकी कोई भी शनाख्ती अलामत है तो वो शनाख्ती अलामत यहाँ पे फिल कर दी जाएगी। मजीद वर्कर के वालिदैन के शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे फिल कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे वर्कर के वालिदैन के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अंगूठा या सिग्नेचर जो भी वो करते हैं वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। मजीद इसके बाद सिग्नेचर ऑफ और थंब इम्प्रेशन ऑफ सिक्योर्ड वर्कर, यहाँ पे वो वर्कर जो है उसके सिग्नेचर या अंगूठा जो भी वो लगाता है वो यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। इसके बाद कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन फॉर्म्स के साथ अटैच होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले तो वर्कर के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाएगी। इसके बाद जितने भी जो अफराद हैं जिनका नाम के सोशल सिक्योरिटी कार्ड में वर्कर एंटर करवाना चाहता है उन तमाम के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाएगी।
एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर वर्कर अपने बच्चों का नाम इस कार्ड पे लिखवाना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि अगर तो वर्कर के बेटे हैं तो बेटों की सूरत में मैक्सिमम 18 साल की उम्र तक का जो बच्चा है वो उसका नाम इसमें एंटर करवा सकता है। और अगर बेटियां हैं तो बेटियों की सूरत में जब तक कि बेटियों की शादी नहीं हो जाती तब तक वो सोशल सिक्योरिटी के तहत जो भी इलाज मुआवजे वगैरह की सहूलत है वो बेटियां हासिल करने की हकदार होती हैं। तो जितने भी 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उन तमाम के बे फॉर्म की कॉपी इसके साथ अटैच हो जाएगी, और अगर 18 साल से ज्यादा उम्र की जो बेटियां वगैरह हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाएगी। वर्कर की बीवी के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी उस सूरत में कि बीवी का जो शनाख्ती कार्ड है वो वर्कर के नाम के साथ बना हो, और अगर शनाख्ती कार्ड वर्कर के नाम के साथ नहीं बना तो फिर वर्कर और उसकी बीवी के जो निकाह नामे की कॉपी है वो भी इसके साथ एक्सेप्टेबल होती है। इसके बाद वर्कर की 2 पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स हैं वो इस फॉर्म के साथ आप अटैच करें। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और ये क्लेम फॉर्म और जो आपका मेडिकल ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये आप अपने इदारे में उस ऑफिसर के पास जमा करवाएं जो कि सोशल सिक्योरिटी के साथ मामलात को डील करता है। अच्छा, इससे आगे का जो प्रोसेस है वो उस इदारे की तरफ से परफॉर्म किया जाता है जिसमें कि उस वर्कर की भर्ती हुई है। बेसिकली उस माह के अंदर उस इदारे में जितने भी वर्कर्स की हायरिंग हुई है, जितने भी वर्कर के R2 फॉर्म्स उस नुमाइंदे के पास जो कि सोशल सिक्योरिटी के साथ डील करता है जमा हुए हैं, वो उन तमाम फॉर्म्स और उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं उन तमाम को अटेस्ट करेगा, और उसके बाद उन तमाम फॉर्म्स को एक R3 फॉर्म पे एंटर करके सोशल सिक्योरिटी का उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी मेन ऑफिस है वहां पे जमा करवाएगा। तो R3 फॉर्म का एक फॉर्मेट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली R3 फॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले तो नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में उस इदारे का नाम आ जाता है जिसके बेसिकली वर्कर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो सोशल सिक्योरिटी के साथ करवाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर में उस इदारे का सोशल सिक्योरिटी के साथ जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, इदारे का एड्रेस यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वर्कर का सीरियल नंबर, उन तमाम एम्प्लॉयज की उन तमाम वर्कर्स के नाम, उनकी वल्दियत, अगर फीमेल वर्कर्स हैं तो उनके हस्बैंड से नाम यहाँ पे आ जाएंगे, और उस इदारे के तहत वर्कर के जो भी एम्प्लॉय आईडी हैं वो यहाँ पे फिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद इस फॉर्म को यहाँ पर इदारे की तरफ से अटेस्ट यानी कि स्टैंप लगा के, और जो भी ऑथराइज ऑफिसर है सोशल सिक्योरिटी में उस इदारे का उसके सिग्नेचर हो के वो तमाम R2 फॉर्म्स जो हैं वो इस फॉर्म के साथ सोशल सिक्योरिटी का जो उस डिस्ट्रिक्ट में मेन ऑफिस है वो वहां पे जमा हो जाएंगे। अच्छा, जब ये तमाम फॉर्म सोशल सिक्योरिटी में जमा करवा दिए जाते हैं तो तकरीबन 3 माह का अरसा लग जाता है इस कार्ड को, R5 कार्ड को बन के आने में। उसका बेसिकली रीजन ये है कि जब ये फॉर्म सोशल सिक्योरिटी में जमा करवाए जाते हैं तो वर्कर की माहाना वेज का जो 6% है वो एम्प्लॉयर को सोशल सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूशन अदा करना पड़ता है। अब बेसिकली जो 6% है ये वर्कर की माहाना जो तनख्वाह है उसका 6% होता है। जैसा कि मैंने अपर सीलिंग वाले सेक्शन में बताया कि आजकल जो इसकी अपर सीलिंग है सोशल सिक्योरिटी के तहत वो 22,000 है। तो 22,000 का 6% जो है वो इदारे को सोशल सिक्योरिटी को अदा करना होता है। और कोई वर्कर जो है वो अगर 22,000 से कम पे इदारे पे काम कर रहा है तो जो भी उसकी माहाना तनख्वाह है उसका 6% इदारे को सोशल सिक्योरिटी को अदा करना होता है। इन केस किसी वर्कर की जो हायरिंग है वो 22,000 पे हुई है और उसका सालाना इंक्रीमेंट लग के उसकी जो तनख्वाह है माहाना वो 22,000 से बढ़ गई है, लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन है वो 22,000 का ही मैक्सिमम 6% अदा होगा, इससे ज्यादा पे कंट्रीब्यूशन अदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे इदारे हैं जो सोशल सिक्योरिटी के साथ अभी लिटिगेशन में हैं, और कुछ जो है वो 10,000 का 6% अदा करते हैं, कुछ मुख्तलिफ अमाउंट का 6% अदा करते हैं। लेकिन बेसिकली सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के तहत अपर सीलिंग जो है वो 22,000 है, या वर्कर की जो भी माहाना तनख्वाह है उसका 6% जो है वो वहां पे कंट्रीब्यूशन अदा करना होता है। तो बेसिकली 3 माह का अरसा इस कार्ड को बनने में इसलिए लग जाता है क्योंकि जब तक सोशल सिक्योरिटी में वर्कर का 3 माह का कंट्रीब्यूशन इदारे की तरफ से जमा नहीं होता तब तक वो आपके कार्ड पे प्रोसीड नहीं करते।
जैसे ही 3 माह का कंट्रीब्यूशन अदा कर दिया जाता है तो सोशल सिक्योरिटी के तहत आपका R5 कार्ड यानी कि सोशल सिक्योरिटी मेडिकल कार्ड जो है वो बनाकर आपके इदारे में भेज दिया जाता है। और जब आप ये कार्ड हासिल कर लेते हैं तो आप और आपके ज़ेरे किफ़ालत जो भी अफराद हैं वो सोशल सिक्योरिटी के तहत मुफ्त इलाज मुआवजे और जो भी दीगर बेनिफिट्स जिसके के आप एलिजिबल हैं वो हासिल करने के हकदार होते हैं। अच्छा, R5 कार्ड के कुछ फॉर्मेट्स मैं आपके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर कर लेती हूँ। देखिए, ये बेसिकली R5 कार्ड का एक फॉर्मेट है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके साथ एक फील्ड कार्ड जो है वो शेयर करती हूँ। ये देखिए, इसमें सबसे पहले वर्कर का शनाख्ती कार्ड नंबर, वर्कर का नाम, उसकी वल्दियत, उस इदारे का नाम जहाँ पर कि वो वर्कर काम कर रहा है, जिस इदारे के तहत बेसिकली उसकी सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन है। मजीद वर्कर का जो भी मुस्तकिल पता है वो यहाँ पे आ जाएगा, वर्कर की तारीख पैदाइश और इस कार्ड की तारीख इजरा। मजीद उस डिस्पेंसरी का नाम जिसके तहत आप या आपके जो ज़ेरे किफ़ालत अफराद हैं वो मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के साथ जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी इस कार्ड पे यहाँ पे मेंशन होता है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ओपीडी नंबर है। ये भी जो नंबर है बेसिकली ये हॉस्पिटल के थ्रू जो भी ओपीडी नंबर आपको अलॉट होता है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। मज़ीद आपको ये एक स्टैम्प नज़र आ रही है इस कार्ड के ऊपर। बेसिकली आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो फ्रंट से सोशल सिक्योरिटी की तरफ से अटेस्टेड होती है और बैक से वो फ़ोटोग्राफ उस इदारे की तरफ से अटेस्टेड होती है जिसके तहत आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, एक और मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये इस कार्ड की जो है ये बैक साइड है। इस पे बेसिकली उन तमाम ज़ेरे किफ़ालत अफराद की जो है वो डिटेल्स मेंशन होती हैं जिनके लिए आप मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये कुछ स्टैम्प्स नज़र आ रही हैं इस कार्ड के ऊपर। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये किस चीज़ की स्टैम्प्स हैं? बेसिकली आपका जब सोशल सिक्योरिटी कार्ड यानी कि R5 कार्ड बन जाता है तो ये कार्ड जो है ये हर साल रीन्यू होता है। मीन हर साल इस कार्ड के ऊपर अगले साल की स्टैम्प लगती है जो कि नेक्स्ट ईयर जून तक वैलिड होती है ताकि इसकी बेसिस पे आप और आपके जो भी ज़ेरे किफ़ालत अफराद हैं वो मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकें। यहाँ देखिए, ये 2017 की स्टैम्प है, ये 2018 की स्टैम्प है, ये 2019 की स्टैम्प है और ये 2020 की स्टैम्प है जिस पे साफ लिखा हुआ है कि ये वैलिड है अप टू जून 2020। मींस जून 2020 तक ये स्टैम्प जो है वो वैलिड है। जब ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके इदारे में वापस आपका जो R5 कार्ड है वो जमा होगा और इदारे के ज़रिए ही वो सोशल सिक्योरिटी का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे भेज दिया जाता है अगले साल की स्टैंप लगवाने के लिए, जो कि अगले साल जून तक वैलिड होती है और उस ड्यूरेशन में आप और आपके ज़ेरे किफ़ालत तमाम जो अफराद हैं वो सोशल सिक्योरिटी के तहत मेडिकल फैसिलिटी यानी इलाज मुआवजे की जो सहूलत है उसे हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा आज का एक कंप्लीट टॉपिक था। आई थिंक मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। आपको आई होप कि अब कोई इस मामले में कंफ्यूजन नहीं रही होगी, लेकिन स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करें।